सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान के 10वें पाठ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है जीवों में उत्सर्जन। बच्चों, आज की कक्षा के द्वारा हम जानेंगे कि उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये क्रिया हमारे शरीर में किन किन अंगों के द्वारा होती है। ये क्रिया जीवों और पौधों में भी होती है, और वो भी हम जानेंगे कि जीवों और पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब इस चीज को बच्चों एक उदाहरण से हम समझते हैं। आप सभी अपने घर की साफ सफाई तो करते ही होंगे। जब साफ सफाई करते हैं तो क्या होता है, रोज आपके घर से कुछ ना कुछ कूड़ा निकलता है, कुछ ना कुछ अनुपयोगी सामान निकलता है। तो ये सामान आपके शरीर में, घर में कैसे आता है? ऐसा तो है नहीं कि कूड़ा और अनुपयोगी सामान आप अपने घर में लेकर के आते हैं। घर की ही वस्तुओं को जिनको आप उपयोग करते हैं, उन्हीं से कुछ अनुपयोगी सामान निकलते हैं। जैसे कि जब हम सब्जियां लाते हैं तो सब्जियों को छीलते हैं तो उसका छिलका निकलता है जो हमारे लिए अनुपयोगी है, यानी कि हमारे लिए वेस्ट है। तो उनको हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि घर में ही रखे रहते हैं। अगर ये घर में रहेंगे तो क्या होगा, कूड़े का ढेर लग जाएगा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो इसलिए घर से जो भी कूड़ा होता है, जो भी अनुपयोगी पदार्थ होता है, उसे हम अपने घर से बाहर निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? पाचन है, श्वसन है, पोषण है। ये सारी क्रियाएं जब होती हैं तो कुछ न कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। अगर ये हमारे शरीर में रह जाएंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ये कैसे होता है हमारे शरीर में? जैसे कभी कभी आपने देखा गर्मियों में पसीना निकलता है, पसीने का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से निकलना, या मल और मूत्र का हमारे शरीर से बाहर निकलना। ये सभी क्या हैं? उत्सर्जन पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर विभिन्न विभिन्न विधियों से निकलते रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि उत्सर्जन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों है। जैसा कि हमने बताया कि अगर ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में रह जाएंगे तो क्या होगा, हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ये रोग कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे शरीर में हानि पहुंचाते हैं? आइए देखते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं से बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैले होते हैं। इन पदार्थों की शरीर में अधिकता से शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इनका शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, मांस, मछली के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। शरीर में अत्यधिक यूरिया से यूरेमिया नामक रोग हो सकता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायी होता है, परंतु जब प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है तो प्रोटीन में कुछ क्रियाएं होती हैं जो पचता है, लेकिन कई बार उसमें क्या होता है, उसके पाचन से अमीनो अम्ल भी बनता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये जो अमीनो अम्ल होता है बच्चों, ये किस में बदल जाता है? यूरिया में। और यूरिया
हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो हमें यूरेमिया नामक रोग भी हो सकता है। श्वसन की क्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। यदि यह गैस बाहर ना निकले तो हमारा दम घुटने लगता है। जैसा कि अभी हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि श्वसन की क्रिया में क्या बनता था, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। जल और ऊर्जा दोनों हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, परंतु ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अगर आपने कभी अपने मुंह पे हाथ रखा हो थोड़ी देर के लिए ही, तो क्या होती है, हमारी सांस फूलने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का आपके शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। पाचन में अपचयित खाद्य पदार्थ को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि अपचयित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहते हैं तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। जरूरी नहीं होता है कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है वो पूरी तरीके से पच जाए। कुछ अपचयित खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में रह जाते हैं जो कि बड़ी आंत में होते हैं। अब ये अगर रुके रह गए, हमारे शरीर से बाहर नहीं निकले, तो बच्चों हमें कब्ज की भी शिकायत हो सकती है। तो देखा आपने, ये जो उत्सर्जन की क्रिया है हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। आप कह सकते हो कि उत्सर्जन की क्रिया क्या है, हमारे शरीर के अंदरूनी भागों में जो हानिकारक तत्व हैं उनसे हमारे शरीर की सफाई। आप जानते हैं कि उत्सर्जन की क्रिया हमारे शरीर में किन किन अंगों के द्वारा होती है, यानी कि कौन कौन से अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी मिलकर के हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। विक्र, ये नाम शायद आपको नया लग रहा होगा, शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन किडनी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बच्चों, वृक्क को ही अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। किडनी शरीर का खून साफ कर मूत्र बनाती है, यानी कि हमारे शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ होता है बच्चों, किडनी में। शरीर से मूत्र निकालने का कार्य मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र नलिकाओं द्वारा होता है। निर्माण कहाँ होता है, किडनी में। और किडनी से ये हमारे शरीर से बाहर कौन कौन निकालता है, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र नलिकाएं। किडनी पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। यानी कि अगर आसान शब्दों में अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों किडनी हमारे शरीर में कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ किडनी होती है हमारे शरीर में। यानी कि हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं बच्चों। किडनी सेम के बीज के आकार की होती है। वयस्क में एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150 से 170 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति में जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। और किडनी का आकार कैसा होता है बच्चों, सेम के बीज की तरह। अगर आपने कभी सेम को बीज को देखा हो तो उसका आकार और किडनी का आकार काफी मिलता जुलता है। किडनी द्वारा बनाए गए मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। अब किडनी में मूत्र का निर्माण तो हो गया, अब मूत्र जो है कहाँ किसके द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है, मूत्रवाहिनियों के द्वारा। यह सामान्यतः 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और विशेष प्रकार की लचीली मांसपेशियों से बनी होती है। मूत्राशय पेट के निचले हिस्से में होता है। बिल्कुल निचले हिस्से में कहाँ स्थित होता है, मूत्राशय, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है। और जब यह भर जाता है तो हमें मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। जो बच्चों वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें मूत्राशय में 400 से 500 मिलीमीटर तक मूत्र एकत्रित हो सकता है। तो ये तो बच्चों हमने जाना कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, किडनी, मूत्राशय, मूत्र नलिकाएं और मूत्र वाहिनियां। इनके द्वारा क्या बनता है हमारा उत्सर्जन तंत्र।
सबसे मेन जो पार्ट होता है हमारे उत्सर्जन की क्रिया में वो होती है किडनी के द्वारा होता है, यानी सबसे जो मुख्य अंग है उत्सर्जन तंत्र का वो होता है किडनी। इनके अलावा भी कुछ और अंग हैं जिनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। जरा सोचिए आप, वो अंग कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल सही, हमारी जो त्वचा है, त्वचा भी हमारी जो है उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है, क्योंकि जो पसीना होता है वो किससे निकलता है? हमारी त्वचा के द्वारा ही। आइए एक मॉडल के जरिए हम अपने उत्सर्जन तंत्र को और अच्छे से समझते हैं कि कैसे मूत्र का निर्माण होता है और कैसे ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। बच्चों, ये देखिए, ये है एक हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है, हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका एक मॉडल यहाँ हमने बना करके दिखाया है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारी शरीर की 2 किडनियां हैं। देखिए आप, इसका आकार काफी कुछ तक आपको सेम के बीज की तरह दिखाई दे रहा होगा। और ये किससे जुड़ी हुई है? हमारी मूत्र वाहिनियों से। ये क्या है बच्चों? नीचे जो आपको पीला पड़ रहा है ये हमारा मूत्राशय है और यहीं से मूत्र मार्ग होता है जिसके द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। अब किडनी में जो रक्त आता है बच्चों, शरीर में रक्त कैसे आता है? धमनियों के द्वारा आता है। जो रक्त किडनी में आता है उसमें कुछ पौष्टिक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक तत्व भी होते हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकलना होता है। तो किडनी का जो कार्य होता है बच्चों, ये जो हमारी किडनी होती है ये एक छन्नी का काम करता है। छन्नी का काम मतलब ये हमारे शरीर में जो रक्त आ रहा है धमनियों के द्वारा उसमें से जो पोषक तत्व हैं, जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन्हें किडनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। और जो हानिकारक तत्व हैं जैसे यूरिया है उसे जल में मिला करके मूत्र का निर्माण करता है। जब मूत्र का निर्माण हो जाता है तो वह मूत्र वाहिनियों से होता हुआ, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा चित्र में, देखिए मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में पहुंचता है और मूत्राशय में पहुंच करके मूत्र मार्ग से मूत्र रंध्रों के द्वारा हमारे शरीर से ये बाहर निकल जाता है। और ये बच्चों, ये जो क्रिया होती है ये निरंतर चलती रहती है। निरंतर किडनी में रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, वह शुद्ध होता है और उसकी अशुद्धियां यानी कि जो यूरिया होता है वो जल में मिल करके मूत्र का निर्माण करता है और मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में पहुंचता रहता है और हमारे शरीर से मूत्र रंध्रों के द्वारा बाहर निकलता रहता है। अब आइए कुछ और रोचक तत्व जानते हैं अपने उत्सर्जन तंत्र के बारे में। बच्चों, ये छोटी सी हमारी किडनी होती है हमारे शरीर में, है तो बहुत छोटी सी, लेकिन जो इसका कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये कितना बड़ा कार्य करती है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो किडनी हमारी है वो 24 घंटे में लगभग 1700 लीटर खून शुद्ध करती है। मतलब ये जो क्रिया होती है वो बिना रुके हर समय होती रहती है। हर समय हमारे शरीर में सारी क्रियाएं होती हैं, पाचन भी होता है, पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है। तो हर समय हमारे शरीर के जो रक्त हैं उसमें अशुद्धियां भी मिलती रहती है। अब जब अशुद्धियां हर समय मिल रही हैं तो खून को साफ करने की क्रिया भी पूरी लगातार चलती रहती है। तो दिन भर यानी कि 24 घंटे में जो हमारी छोटी सी किडनी है वो लगभग 1700 लीटर खून साफ करती है। अब जरा सोचिए कि अगर किडनी कार्य करना बंद कर दे या किसी कारणवश से किडनी खराब हो जाए तो हमारे शरीर पे कितना बुरा असर पड़ेगा। और बच्चों, ये भी ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर में औसतन लगभग 5.5 यानी लगभग 5.5 लीटर ही रक्त होता है। तो दिन भर उसका कार्य कितना ज्यादा होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और आपने अगर कभी ध्यान दी हो कि गर्मियों की अपेक्षा हमें जाड़ों में मूत्र त्याग ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा है? तो बच्चों, ये इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना ज्यादा निकलता है, जाड़ों में तो ज्यादा निकलता नहीं है। जब ये शरीर से हमारे पसीना निकलता है, गर्मियों में ज्यादा पसीना निकलता है, तो जब ये पसीना हमारे शरीर से निकलता है तो पसीने के साथ साथ कुछ हानिकारक तत्व भी, लवण वगैरह भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
तो इसी कारण बच्चों गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कम होता है। अब ये जो मूत्र हमारे शरीर में निर्माण होता है वो कैसा होता है, आइए जानते हैं। एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यानी जो मूत्र हमारे शरीर से निकलता है उसमें जो मेन हानिकारक पदार्थ होता है वो क्या होता है बच्चों, यूरिया। उसमें 95% तो जल होता है, लेकिन बाकी के जो 5% हैं उसमें 2.5% यूरिया होता है और 2.5% ही अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो क्या है बच्चों, यूरिया। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। आपके शरीर से जो मूत्र बाहर निकलता है वो हल्के पीले रंग का होता है। उसका रंग हल्का पीला क्यों होता है, वो होता है बच्चों यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। किडनी खराब हो जाने पर रक्त के डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अब आपने हो सकता है कई बार अपने आसपास या बड़ों से सुना हो कि फला व्यक्ति की किडनी फेल हो गई। अब ये किडनी फेल हो जाना क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में आपने जाना कि 2 किडनियां होती हैं और किडनी का कार्य ऐसा है बच्चों कि यदि एक किडनी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है, किसी कारण से हमारे शरीर की एक किडनी भी अगर खराब हो जाए तो भी हमारा शरीर एक किडनी से काम चला लेता है। यानी कि एक किडनी जो होती है वो भी शरीर के रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। परंतु किसी कारणवश अगर किसी के शरीर की दोनों किडनियां काम करना बंद कर दे तो क्या होता है बच्चों, किडनी फेल हो जाती है। यानी कि किडनी का कार्य करना बंद हो जाता है। शरीर में अशुद्धियां बढ़ जाती हैं, शरीर में रक्त साफ नहीं हो पाता है और शरीर में जब अशुद्धियां बढ़ जाएंगी तो बहुत तरीके के रोग हमारे शरीर में हो जाएंगे। इनसे बचने का क्या तरीका है? पहला तो सबसे आसान तरीका कि हमें अपनी किडनी को हमेशा स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी कारणवश किसी मनुष्य की किडनी फेल हो जाती है तो किसी डोनर के द्वारा भी, यानी कि जो किडनी दाता होते हैं उनके द्वारा भी किडनी ले ली जाती है और जिस व्यक्ति की किडनी फेल हो गई है उसके शरीर में लगा दी जाती है। अब किडनी दाता यानी कि कोई डोनर मिलना इतना आसान कार्य नहीं होता है। ये कार्य या तो आपके जिस व्यक्ति की भी किडनी फेल हुई है उसके रिश्तेदार या जिनसे खून का संबंध हो या जिनसे उसकी किडनी मैच करे वो डोनेट कर सकता है, वो किडनी दान कर सकता है। लेकिन किसी कारणवश से अगर किडनी हमें किसी डोनर के द्वारा नहीं मिलती है, कोई किडनी दाता हमें नहीं मिलता है, तब डायलिसिस के द्वारा शरीर के रक्त को साफ किया जाता है। अब ये डायलिसिस कैसे होता है, आइए जानते हैं। डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वो इस प्रकार से मशीन के द्वारा होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये मशीनें होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति में डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। अब ये डायलिसिस की प्रक्रिया कब की जाती है बच्चों? जब हमारी दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती हैं। इसमें देखिए ये मशीन होती है जिनमें पाइप के द्वारा ये मनुष्य के शरीर से जुड़ती हैं और एक पाइप के द्वारा अशुद्ध रक्त मशीन में जाता है और मशीन में रक्त का शुद्धिकरण होता है और उसके बाद फिर से शुद्ध रक्त जो होता है मनुष्य के शरीर में अंदर भेज दिया जाता है। परंतु बच्चों ये क्रिया इतनी आसान नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति चला गया, अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब है तो कोई भी व्यक्ति जाकर के डायलिसिस करा सकता है, क्योंकि डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही महंगी होती है, हर व्यक्ति के पहुंच में नहीं होती है। तो सबसे आसान तरीका है कि अपनी किडनियों को स्वस्थ रखिए, जिसके लिए समय समय पे प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन कीजिए और खाने में मैदा, चीनी, नमक इस तरह की चीजों का प्रयोग कम कीजिए।
तो ये तो बच्चों हमने जाना कि उत्सर्जन क्या होता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन किस प्रकार से किया जाता है। अब जानते हैं कि कुछ जीवों और पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, क्योंकि उनके में भी कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ तो बनते ही हैं, तो वो किस प्रकार से शरीर से बाहर निकलते हैं। अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग, जैसा कि हम जानते हैं कि जंतु भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जंतु होते हैं, कुछ उभयचर होते हैं, कुछ स्तनधारी होते हैं, कुछ कीट होते हैं। तो जब जंतु अलग अलग प्रकार से होते हैं तो उनके अंदर उत्सर्जन की क्रिया भी अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं बच्चों, फटाफट नाम बताइए। जी हाँ, अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब जब इनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका ही है तो जाहिर सी बात है इनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ये कैसे उत्सर्जन करते हैं, जल में हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को निकालते रहते हैं। ये जल में ही अपने शरीर में बनने वाले जो भी अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें निकालते रहते हैं। लेकिन इनके शरीर से जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है बच्चों, अमोनिया। हमारे शरीर से क्या निकलता था, यूरिया। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि किस जंतु के शरीर से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। सभी जंतुओं के शरीर से एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकलता है। सीप और घोंघा, इनके अंदर इनके शरीर में एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, गिल्स या टिनिडिया। यानी कि सीप और घोंघे में जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या कहलाता है, गिल्स या टिनिडिया। और इनके शरीर से निकलने वाला उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। उभयचर एवं स्तनधारी जीव। अब बच्चों उभयचर जीव कौन से होते हैं, जी हाँ, जो जीव जल और थल दोनों जगह पे रहते हैं वो कौन से जीव कहलाते हैं, उभयचर। और स्तनधारी जीव कौन से होते हैं, जो कि अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। तो उभयचर और स्तनधारी जीव, इनके अंदर जो उत्सर्जन अंग पाया जाता है वो क्या होता है, वृक्क। हमारे शरीर का भी उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो क्या होता है, वृक्क। तो ये भी हमारी तरह ही इनके अंदर भी उत्सर्जी अंग पाया जाता है और वो क्या होता है, वृक्क। और इनके शरीर से निकलने वाला प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है बच्चों, यूरिया, जैसा कि हमारे शरीर से निकलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पक्षी एवं सरीसृप। अब जो पक्षी और सरीसृप वाले जीव होते हैं, पक्षी और सरीसृप समूह के जो जीव होते हैं उनके अंदर भी उत्सर्जी अंग पाया जाता है और वो क्या होता है, वृक्क होता है। वृक्क तो होता है लेकिन इनके शरीर से निकलने वाला उत्सर्जन पदार्थ वो क्या होता है बच्चों, यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पक्षी और सरीसृप के शरीर से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। कीट, जो भी कीट मकोड़े होते हैं, चाहे वो मकड़ी हो, तिलचट्टा हो, इस तरह के जो कीट होते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, मैलपीघी नलिकाएं। ये है उत्सर्जन अंग, किसका, कीट का, कीड़े मकोड़ों का। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सभी में एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मैलपीघी नलिकाएं। और इनके शरीर से निकलने वाला जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक अम्ल। तो बच्चों अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं और उनके शरीर से निकलने वाला उत्सर्जन पदार्थ भी अलग अलग होता है। जैसे कि किसी के शरीर में अमोनिया निकलता है, किसी से अमीनो अम्ल निकलता है, किसी से यूरिया और किसी से यूरिक अम्ल। इसका खास ध्यान रखिएगा कि किसके शरीर से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। कई बार ये प्रश्नों में पूछा जाता है। अब आइए जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है।
पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि पौधे भी जीव की भांति बढ़ते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर भी कोई ना कोई उत्सर्जी पदार्थ तो अवश्य बनता होता होगा। अब ये कैसे निकलता है देखते हैं। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, जैसा कि हमारे शरीर में होता है या जीवों के शरीर में होता है, एक विशेष उत्सर्जी अंग होता है, परंतु पौधों में कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों की एवं छाल में एकत्र होते रहते हैं। अब कभी अगर आपने किसी पत्ती को तोड़ा हो या किसी छाल को काटा हो कई पौधों में, तो क्या होता है, कुछ दूध जैसा निकलने लगता है। तो बच्चों ये क्या है, ये पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। कभी कभी आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर कुछ बूंद सी दिखती है, पानी की बूंद दिखती है, ये भी पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधों से गोंद या रेजिन्स निकलता है। एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसे हम गोंद कहते हैं, जो कि पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। लेकिन बच्चों ये जो गोंद होता है, जो नीम और बबूल से निकलते हैं या हींग से निकलते हैं, ये हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। इस गोंद का प्रयोग हम कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में करते हैं। ये कई प्रकार से हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। अब कत्थे की छाल से क्या निकलता है बच्चों, उत्सर्जी पदार्थ में टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। पौधों में श्वसन की क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती है। अब पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कैसे होती है बच्चों, किससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्रों के द्वारा निकलती है। इसी वजह से कई बार होता है कि कुछ पत्तियों के ऊपर हमें छोटी छोटी बूंद, जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, देखिए पत्तियों में छोटी छोटी आपको बूंदें दिखाई दे रही है। ये क्या है बच्चों, पौधों का उत्सर्जीय पदार्थ। यहाँ पे भी आपकी चिपचिपा पदार्थ सा दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, पौधों का उत्सर्जीय पदार्थ, जिसे हम गोंद कहते हैं। तो ये तो बच्चों हमने आज की कक्षा में जाना कि उत्सर्जन क्या होते हैं, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, और मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। जिसमें सबसे मुख्य कौन सा होता है बच्चों, फिर से किडनी। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, किडनी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। आइए आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं, और कुछ प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा या अपने घर में किसी बड़े की सहायता लीजिएगा।